हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई डीडीओ यूनिवर्सिटी पे। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर डियर स्टूडेंट्स लेकर हाजिर हूँ आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर के पेपर की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ EDU 202, यानी हमारे BA थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एजुकेशन का 202 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर अवेलेबल हूँ। ये 2023-24 में हुआ आपका प्रीवियस ईयर पेपर है स्टूडेंट। और पेपर के टाइटल की बात करें तो पेपर का टाइटल है फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन 1। इसका 201 का वीडियो मैंने पहले ही कर दिया है और सारे पुराने प्रीवियस ईयर पेपर भी हमारे चैनल पे आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। आप BA थर्ड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाके सारे को देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको स्टूडेंट ले चलूंगा क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको आपके सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो टाइमली मिलते रहते हैं और आपको भी पता है कि हमारा सारा आंसर रिसर्च करके ही हम आपको एक अच्छा आंसर बताने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट जो जो छोटी छोटी बातें आपको बताई जाएगी वो नोट करिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से सैरोकीन ने सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना है? तो जो सैरोकीन है इन्होंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी सामाजिक स्थिरीकरण का आधार किसे माना? तो आर्थिक, राजनीतिक, व्यवसायिक। तो आर्थिक कारण भी माना है, राजनीतिक माना, व्यवसायिक भी माना है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एवब। ऑप्शन डी सही रहेगा। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोरोकिन के अनुसार ये सारे उसके कारण है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तियों के कार्य करने एवं विचार करने के ढंग में परिवर्तन करना है, यानी क्या परिवर्तन करना क्या है? व्यक्तियों के कार्य करने एवं विचार करने के ढंग में परिवर्तन करना है। तो स्टूडेंट जब व्यक्तियों के कार्य करने और उनके विचार यानी उनके थिंकिंग प्रोसेस में और उनकी जब हम उनके वर्क स्टाइल में चेंज करते हैं तो ये क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये सामाजिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन। स्टूडेंट, और कब सामाजिक गतिशीलता होती है, सोशल मोबिलिटी कब होती है? जब उनके स्तर में परिवर्तन आने लगता है। एक स्तर पे वो जीवन यापन करते हैं, जब उनका स्तर बदल जाता है तो उसको सोशल मोबिलिटी यानी सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। लेकिन जब उनके काम करने में और सोचने और ढंग में विचारों में परिवर्तन आता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, सोशल चेंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत नहीं है? कौन सा सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है? कर प्राविधिक सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत, सांख्यिक सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत। तो स्टूडेंट, प्राविधिक सिद्धांत ये तो है, रेखीय लीनियर में भी होता है, ये भी बात की गई है। साइक्लिक सिद्धांत जिसको सेरोकिन इसकी वकालत भी करता है, ये भी है। लेकिन ब्रांचिंग थियरी की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सी हो जाएगा सही, ब्रांचिंग थियरी। ये कोई सामाजिक परिवर्तन का कोई सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सामाजिक गतिशीलता का प्रकार नहीं है? तो सामाजिक गतिशीलता का प्रकार नहीं है, वो कह रहा है इंटर जनरेशनल मोबिलिटी यानी अंतर पीढ़ी, असाधारण गतिशीलता, ऊर्ध्वगामी और विसमस्तीकरण। तो स्टूडेंट, वर्टिकल भी होता है, अपवर्ड भी होता है और इंटर जनरेशनल भी होता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं स्टूडेंट तो जो नहीं है इसमें ऑप्शन आपका बी होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोबिलिटी। इस नाम का कोई भी गतिशीलता नहीं होती, असाधारण गतिशीलता नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसका सिद्धांत टाइप नहीं है, सोशल मोबिलिटी का कोई टाइप नहीं है। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता का यह कोई सिद्धांत नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जीएस घुरिये ने जाति को कितनी विशेषताओं का वर्णन किया? जीएस घुरिये ने, ठीक है, तो इन्होंने कितनी तरह की जातियों की विशेषताओं का वर्णन किया? तो 6 विशेषताओं का, जातियों की 6 विशेषताएं दी हैं जीएस घुरिये ने। ठीक है, 6 विशेषताएं आप जाके आप गूगल कर लीजिएगा कि 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप याद भी रखिएगा। जब कोई व्यक्ति का समूह के संरक्षण में रहकर गतिशीलता प्राप्त करते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या समूह के संरक्षण में रहकर गतिशीलता प्राप्त करता है तो इस प्रकार की गतिशीलता को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट, जब भी कोई व्यक्ति किसी के संरक्षण में रह के गतिशीलता प्राप्त करता है तो इसको स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदत्त गतिशीलता। ठीक है, ये किसी को दी जाती है, किसी के संरक्षण में आप प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको प्रदत्त गतिशीलता यानी स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा परंपरागत समाज के स्तरीकरण का आधार रहा है? यानी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी रही है उसके जो स्ट्रेटिफिकेशन यानी स्तरीकरण का आधार क्या है, बेस क्या है? तो कह रहा रूढ़िवादिता, शिक्षा उद्योग। तो शिक्षा उद्योग तो आधुनिक में आ जाएगा ना, पारंपरिक समाज का थोड़ा है। तो रूढ़िवादिता, ट्रेडिशनल, तो रूढ़िवादिता, आर्थोडॉक्सी, मतलब जो मान्यताएं रूढ़िवादिता चली जा रही है जिसके पीछे हमें तर्क नहीं पता ये सही है कि गलत है लेकिन माने जा रहे हैं, तो वो रहा है क्लासिकल समय में या ट्रेडिशनल सोसाइटी के का स्तरीकरण का आधार। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए,
अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन का मुख्य कारण कह रहा है युग की परिस्थितियों में परिवर्तन, चेंज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ द एरा, ठीक है। तो कह रहा मुख्य परिवर्तन, दूसरा देख लेते हैं शासन का समय समय पर बदलना। तो सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य में शासन बदलने से क्या होगा? शिक्षा का उद्देश्य तो आपको अच्छा आदमी, अच्छा नागरिक, देश की सेवा के लिए तत्पर करना है, जनसंख्या में वृद्धि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला है युग की परिस्थितियों में बदलाव, जैसे जैसे समय बदल जाता है, डिमांड, समय की मांग कुछ और होती है, उसी तरह शिक्षा के लक्ष्य बदलते रहते हैं। पहले हमें विकसित होना था, अब हमें पर्यावरण संरक्षण करना है, मानवता को आगे बढ़ाना है। तो जैसे जैसे समय की मांग होती है, तो उसी की वजह से शिक्षा के क्या होते हैं, लक्ष्य परिवर्तित होते रहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो कौन कारक नहीं है? तो पहला कह रहा महत्वाकांक्षा का निम्न स्तर, दूसरा कह रहा शिक्षा, तीसरा कह रहा आर्थिक समृद्धि और चौथा कह रहा जनसांख्यिकीय प्रक्रिया। तो सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो महत्वाकांक्षा का निम्न स्तर, तो सामाजिक गतिशीलता रुकेगी, शिक्षा और आर्थिक समृद्धि ये सही है। जनसांख्यिकीय प्रक्रिया ये शिक्षा के सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाला कारण नहीं है, ठीक है। इसके जैसे जनसंख्या के बढ़ जाने की वजह से जनसंख्या की प्रक्रिया जो होती है, उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सामाजिक गतिशीलता अपने हिसाब से चलती रहती है। बाकी शिक्षा अगर रुक जाए, शिक्षा मिलनी बंद हो जाए या शिक्षा का स्वरूप ही एकदम बदल दिया जाए, दूसरे तरह की हो जाए, तो इस स्तर से फ़र्क पड़ता है। और आर्थिक समृद्धि तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे रहेंगे, चीज़ें रहेंगी तो सामाजिक गतिशीलता चलती रहती है। अगला क्वेश्चन, ईएसडी के संदर्भ में आजीवन सीखने की अवधारणा से तात्पर्य है। ईएसडी जो होता है, ठीक है, तो इसके संदर्भ में बोल रहा है कि आजीवन सीखने की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? तो कह रहा है इस शिक्षा औपचारिक स्कूलों तक सीमित है, शिक्षा विकास केवल बच्चों और युवाओं के लिए है। अगला कह रहा है बदलती स्थिरता चुनौतियों के अनुकूल ढलने के लिए जीवन भर निरंतर सीखना, ठीक है, यानी बदलती स्थिरता चुनौतियों के मुकाबले जीवन भर ढलना और उससे निरंतर सीखते रहना, चुनौतियों से सीखते रहना। तो ये तो ठीक लगा। जीवन में एक एक बार स्थिरता के बारे में सोचना कि जीवन में एक बार हो जाए कंफर्ट, नहीं, जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, कंटिन्यूअस लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ, मतलब जीवन पर्यंत सीखना, जैसे 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 टू अडॉप्ट चेंजिंग सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस। तो जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी, हमें क्या करना रहेगा, निरंतर उससे ढलने के लिए सीखते रहना होगा। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सकल नामांकन अनुपात में निम्नलिखित किसका सूचक है? सकल नामांकन अनुपात जिसको होता है ग्रास इनरोलमेंट रेशियो, जीईआर जिसको बोलते हैं, तो वो किसका सूचक है? तो कह रहा है निजी नामांकन प्रतिशतता, नेट नामांकन, विद्यालय सहभागिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो जीईआर होता है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ये विद्यालय सहभागिता को दिखाता है। इसका जब आप जाके इसको आपने थोड़ा भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, क्योंकि कितने छात्र विद्यालय में विभिन्न स्तरों यानी कितनी कक्षाओं में कितने छात्र पंजीकृत हैं, इसका अध्ययन करता है जीईआर, कि किस स्कूल में कितने क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये होता है सकल। और बाकी उनका निजी नामांकन और नेट अनुपात से कोई उसका लेना देना नहीं है। नेट अनुपात, नामांकन अनुपात ये अलग चीज है, ये जीईआर के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय टंडन मुक्त महाविद्यालय, ठीक है, तो जो ये राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पे स्थित है? तो स्टूडेंट मतलब मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे? सेंटर, लर्निंग सेंटर तो इसको कई सारे होते हैं, मुख्यालय इसका प्रयागराज में है। मुख्यालय की बात पूछ रहा है ये, तो ये कहाँ है? प्रयागराज में है। और इसके लर्निंग सेंटर बहुत सारे, डीडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसके लर्निंग सेंटर है, अध्ययन केंद्र, जहाँ पे जाके आप इस ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। श्री प्रकाश कमेटी वॉज एस्टेब्लिश इन, अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है श्री प्रकाश समिति की स्थापना, कमेटी की स्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो स्टूडेंट श्री प्रकाश समिति की स्थापना 1959 में हुई थी, ठीक है, 1959 में हुई थी। स्कूलों में नैतिक और धार्मिक शिक्षा की समस्या को देखते हुए इस कमेटी की स्थापना की गई थी। नैतिक और धार्मिक शिक्षा पे जोर देने के लिए और उसकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए इस श्री प्रकाश समिति की स्थापना श्री प्रकाश जी महोदय के अंतर्गत, महोदय के निर्देशन में 1959 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय गुणवत्ता का सूचक नहीं है? यानी इंडिकेटर ऑफ स्कूल इक्वलिटी, यानी विद्यालय में इक्वलिटी यानी गुणवत्ता नहीं है, तो कौन सा उसका सूचक नहीं है? तो शिक्षक छात्र अनुपात, विद्यालय गुणवत्ता की बात कर रहा है स्टूडेंट, तो छात्र अनुपात से विद्यालय की गुणवत्ता पता चलेगी कि कितने बच्चों पे कितने शिक्षक हैं। लिंग समता सूचक, प्रशिक्षित शिक्षकों का सूचक, ये भी ठीक लग रहा है। बी वाला, सी वाला भी, कि कितने ट्रेंड टीचर हैं स्कूल में, उनका भी एक मापदंड हो कि हमारे वहाँ इतने इतने क्वालिफाइड टीचर इतने, उसका भी एक सूचक हो। मानसिक स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य कैसा हो, इसका भी इंडिकेटर, इसका भी टेस्ट होता रहे, तो ये सब सही है। लेकिन लिंग समता सूचक है स्टूडेंट, ये विद्यालय गुणवत्ता से इससे कोई नहीं मतलब है।
अब बच्चे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लड़कियां ज्यादा पढ़ सकती हैं, लड़के कम पढ़ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये विद्यालय गुणवत्ता को कौन ज्यादा पढ़ रहा है कौन कम पढ़ रहा है, इससे विद्यालय गुणवत्ता पे फर्क नहीं पड़ता है। जो पढ़ना चाहता है वो आके पढ़ सकता है। जेंडर पैरिटी इंडिकेटर जो होता है वो दिखाता है स्टूडेंट की समाज में कितने पुरुष कितने महिला, ये जरूरी है लेकिन ये विद्यालय गुणवत्ता के अंतर्गत नहीं आता है। ये सामाजिक जागरूकता और इस सब चीजों को जानने के काम आ सकता है। क्या ड्रॉप आउट का कारण है, निम्नलिखित में से ड्रॉप आउट का कारण क्या है? तो ड्रॉप आउट मतलब विद्यालय छोड़ देना, बच्चों का बीच में पढ़ाई बंद कर देना। तो आर्थिक तंगी, शिक्षा रुचि का अभाव, घरेलू गतिविधियों में संलग्नता यानी घर का काम ही करने लगना। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा कि ये सब कारण है। बच्चे स्कूल क्यों जाना छोड़ देते हैं, विद्यालय जाना छोड़ देते हैं, तो इसके कारण आर्थिक तंगी, शिक्षा में उनका इंटरेस्ट न लेना और सामाजिक घरेलू गतिविधियों में संलिप्त हो जाना, ये उन घरेलू काम करने में ही बिजी हो जाना, ये सारा है बच्चों की पढ़ाई छूटने के प्रमुख कारण। निम्नलिखित में से विकास का सामाजिक संकेतांक कौन सा है? तो विकास का सामाजिक यानी सोशल इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो स्वास्थ्य, बेरोजगार दर, लैंगिक समानता और पुरुष सभी, तो सब स्टूडेंट, ठीक है। ये सारे जो कारण है ये सोशल डेवलपमेंट में क्या है, इसके सूचक है कि स्वास्थ्य कैसा है समाज का, रोजगार कैसा है लोगों के पास। अगर रोजगार अच्छा है तो लोगों में विकास, सामाजिक विकास अच्छा होगा, ठीक है। लैंगिक समानता, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी, महिलाओं पुरुषों को बराबर अधिकार है तो सामाजिक विकास अच्छा होगा। निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है शिक्षा विकास का सशक्त साधन है, ठीक है। शिक्षा विकास का क्या है, सशक्त साधन है। शिक्षा एक उपभोग है, तो शिक्षा विकास का सशक्त साधन है, ये तो सही लग रहा है। एक उपभोग है, ये भी है। उपभोग मतलब शिक्षा एक कंजम्पशन है। अब शिक्षा को हम क्या कर सकते हैं, जीवन भर उसका आनंद ले सकते हैं। अगर हम शिक्षित हुए हैं तो शिक्षा का जीवन भर हमारे काम आएगा, तो एक उपभोग है। शिक्षा एक निवेश नहीं है, शिक्षा एक निवेश है। हम शिक्षा पे जब निवेश करेंगे तभी तो उसका लाभ हमको जीवन में मिलेगा। हम अच्छा रास्ता पे पकड़ेंगे, अच्छी चीजों में पड़ेंगे, हमारी आर्थिक तरक्की होगी। तो ये गलत है, ये सत्य नहीं है। निवेश नहीं है, नहीं निवेश है, तब ये सही हो जाता है। और सामाजिक शिक्षा द्वारा सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है, ये भी ठीक है। लेकिन सत्य जो है शिक्षा एक निवेश नहीं है, ये गलत है। शिक्षा एक निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। किसी निर्धन व्यक्ति का धनवान बन जाना किस प्रकार की गतिशीलता का उदाहरण है? तो जब ऊपर से नीचे की तरफ निर्धन था, निर्धन से वो अमीर हुआ, तो ये क्या हुआ, और अपवर्ड हुआ, आरोही, अपवर्ड याद रखिएगा, आरोही। और ऊपर से नीचे आ जाए तो अगर अमीर था गरीब हो गया तो क्या हो जाएगा, अवरोही हो जाएगा। लेकिन यहाँ गरीब से अमीर हुआ है तो आरोही यानी अपवर्ड मोबिलिटी इसका एग्जाम्पल है। स्टूडेंट चारों तरफ की मोबिलिटी अपवर्ड डाउनवर्ड, और ये देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सतत विकास के लिए शिक्षा ईसीडी का, तो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ईसीडी का फुल फॉर्म होता है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो जरा देख लेते हैं मुख्य लक्ष्य की बात क्या क्या कर रहा है। तो स्टूडेंट मुख्य लक्ष्य की बात को जब हम करते हैं तो पहला कह रहा है वैश्विक स्थिरता चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान कौशल और मूल्यों के दृष्टिकोण मतलब ये होना चाहिए, ठीक है। मूल्य और ठीक है, तो यानी कह रहा है वैश्विक स्थिरता चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान कौशल मूल्य और दृष्टिकोण में क्या रहे, दृष्टिकोण से वो परिपूर्ण रहे, मतलब एक तरह से ट्रेंड रहे, तो ये ठीक है। केवल पर्यावरण विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करें, ये तो ठीक नहीं लग रहा है। टिकाऊ प्रथाओं और इतिहास के बारे में सिखाएं, ये भी पूरा ठीक नहीं लग रहा। मुख्य उद्देश्य पूछा है ना, शिक्षा केवल आर्थिक विकास तक, केवल केवल आ गया तो केवल से तो वो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही रहेगा। पहला ऑप्शन क्या है, वो कह रहा है कि इक्विप्ड लर्न्स विथ नॉलेज स्किल, यानी शिक्षार्थियों में वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जो शिक्षार्थी होते हैं उनको ज्ञान कौशल मूल्य और दृष्टिकोण सबका उनका विकास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कभी पॉलिटिक्स में पूछता है, कभी सोशियोलॉजी में पूछता है, कभी एजुकेशन में पूछता है। तो भारतीयों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है स्टूडेंट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है। वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा, आप सीधे जाइए कोर्ट में केस डालिए और सरकार तुरंत बिना विलंब किए हुए आपके मामले को सुनेगी। सन 1979 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस आधार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? तो स्टूडेंट 1900, ये 79 नहीं, मुझे लग रहा है ये 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1900, यहाँ 79 लिखा है लेकिन 1978 में हुआ था। और 1978 में क्या समाप्त कर दिया गया था? संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1978 में हुआ था उसको, उससे राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा करेक्ट करिएगा या एक बार आप भी चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 से 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है?
तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 से 18 वाला जो है वो राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 है, याद रखना चाहिए आपको, ये समानता का अधिकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो और बता रहा हूं वो भी याद रखिएगा। 19 से जो 22 है, जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19 से 22, 14 से 18 समानता, 19 से 22 जो है वो स्वतंत्रता। ये इस स्वतंत्रता के अधिकार में क्या आता है? 19 से 22, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 22 आता है। और 23-24 किसमें आता है? शोषण के अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें क्या आता है? 23 और 24 नोट कर लीजिएगा कहीं पेन पेपर पे, ताकि आपको याद रहे। तो 23 शोषण के अधिकार किससे मिलता है? 23-24 से। ठीक है, आर्टिकल 23-24 में इसकी व्यवस्था की गई है। और 14 से 18 में समानता यानी राइट टू इक्वालिटी मिलता है हमारे संविधान के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय संगठन का उद्देश्य नहीं है? विद्यालय संगठन का उद्देश्य नहीं है, तो कह रहा है विद्यार्थियों को योग्य नागरिक बनाना बिल्कुल उद्देश्य है। ये शिक्षा का मूल उद्देश्य, ये विद्यार्थियों को योग्य नागरिक बनाना, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा का समान अवसर देना, ये भी विद्यालय संगठन का उद्देश्य है। कि ये नहीं है कि स्कूल में एक बच्चा दूसरी शिक्षा प्राप्त कर रहा है और दूसरे बच्चे दूसरी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये नहीं है। एक समान अवसर होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वशासन का अवसर देना, बिल्कुल खुद अध्ययन करने का मौका देना और खुद अपने ऊपर मतलब अपने आप को चलाना, अपने आप समाज में बढ़ के अपने नैतिकता का विकास करना। विद्यार्थियों को केवल बौद्धिक विकास का अवसर देना, तो केवल बौद्धिक का नहीं, सर्वांगीण विकास का अवसर देना होता है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा कि बस इसका वो बौद्धिक विकास का अवसर देना ये विद्यालय संगठन का उद्देश्य नहीं है। सर्वांगीण विकास का उद्देश्य देना विद्यालय का उद्देश्य होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विद्यालय संगठन का सिद्धांत नहीं है? तो कह रहा लचीलेपन का सिद्धांत, उपलब्ध संसाधनों के न्यूनतम उपभोग का सिद्धांत। अगर विद्यालय में कह रहा लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी है तो ठीक है। फिर कह रहा लोकतांत्रिक सिद्धांत यानी डेमोक्रेटिक वे में स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपभोग का सिद्धांत, ये यानी ये देखिए, ये वाला जो दूसरा और चौथा है एक दूसरे के विपरीत है, दोनों में से एक ही सही होगा अगर आप दिमाग लगा लोगे तो या तो संसाधनों का तो कैसा उपयोग होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए भैया। स्कूल में अगर कोई फैसिलिटी लैब है, स्पोर्ट किट है, या कोई भी चीजें हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हो, तो उसका ज्यादा, कंप्यूटर है तो उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, नहीं कि कम से कम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तभी ना बच्चे ज्यादा सीखेंगे। तो उपलब्ध संसाधनों का अत्यधिक उपयोग सही हो जाएगा और न्यूनतम उपभोग गलत हो जाएगा। आखिर स्कूल में सामान या वस्तुएं या टेक्नोलॉजी वाले सामान किस लिए होते हैं? ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए। निम्नलिखित में से किस कारण से शिक्षा को विकास का सूचक माना जाता है? तो शिक्षा देश की आर्थिक अभिवृद्धि में योगदान करती है, शिक्षा सामाजिक विकास में योगदान करती है, शिक्षा से राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट इसके लिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सब में योगदान देती है। ठीक है, राजनीतिक हुआ, सामाजिक विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, ये सारा इसमें काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित से दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का माध्यम है। दूरस्थ शिक्षा कहाँ से मिलता है? तो समुदाय विद्यालय, मुक्त विद्यालय। तो मुक्त विद्यालय से मिलता है। डिस्टेंस लर्निंग कहाँ से मिलता है? ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी से मिलता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? राज्य का तत्व नहीं है, जनसंख्या, सरकार, प्रदेश, उद्योग। तो राज्य का तत्व सरकार भी है, जनसंख्या भी है और टेरिटरी यानी प्रदेश भी है, लेकिन उद्योग नहीं है। राज्य का तत्व नहीं है। इसके जगह पे सोवर्जिनिटी यानी सद्भाव होना चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। उद्योग की जगह संप्रभुता रहे तो ये भी सही हो जाएगा। सामाजिक जीवन में शिक्षा का कार्य है। सामाजिक जीवन में शिक्षा का क्या काम है, जरा ये तो आप कर लोगे। संस्कृति और सभ्यता का विकास, मानसिक स्वास्थ्य, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक कार्य तो है, संस्कृति और सभ्यता का विकास करना सामाजिक जीवन में शिक्षा का कार्य है, एक कार्य है बस, और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन जो नीचे है ये सामाजिक जीवन में शिक्षा का कार्य मानसिक स्वास्थ्य नहीं है और पुस्तकीय ज्ञान का विरोध नहीं है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध या ये सब नहीं है। ठीक, तो ये वाला सही रहेगा। इसके और भी कारण है स्टूडेंट, इसको आप देख लोगे। आप सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्थिरीकरण, उसके सिद्धांत पैरेटो का और लोगों के भी सिद्धांत आप देख के जाइएगा। ठीक है, ये सब पूछता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कारण में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई महत्वपूर्ण है? किस कारण से आरटीई महत्वपूर्ण है, राइट टू एजुकेशन महत्वपूर्ण है? तो 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो और आर्टिकल 21A के अंतर्गत इसको लाया गया। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, तो किस आर्टिकल में इसकी व्यवस्था की गई, ये भी सब आपको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टूडेंट हमने EDU
20 अगर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो 201 का भी प्रीवियस ईयर पेपर और मैराथन वीडियो किया हुआ है, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। कई बार इस पेपर के उस पेपर के क्वेश्चन इस पेपर में और इस पेपर के क्वेश्चन उस पेपर में भी आपको देखने को मिलते हैं, तो दोनों को देख लीजिएगा। अगर स्टूडेंट अगर इस पेपर पे आपको एक मैराथन वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आप किस कॉलेज से वीडियोस देख रहे हैं वो भी हमको कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को शेयर करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। चलिए, अब जो बातें बता रहा हूं वो भी सुनिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास यानी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने निर्धारित किए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो 17 किए गए हैं, 17 सतत विकास लक्ष्य है। ये बिल्कुल जाके नोट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछता है ये कौन सा लक्ष्य नहीं है। तो 17 आपको याद होना चाहिए। तो 2015 में यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा 17 विकास गोल निर्धारित किए गए थे, ठीक है। और इसमें क्या था, नो पावर्टी यानी कोई गरीबी नहीं, जीरो हंगर यानी कोई भूखमरी नहीं, गुड हेल्थ एंड वेलनेस अच्छा स्वास्थ्य, जेंडर इक्वलिटी यानी लैंगिक समानता, क्लीन वाटर स्वच्छ पेयजल और स्वच्छीकरण, ये सारे इसमें शामिल थे। तो ये जाके आप इसको जस्ट गूगल करेगा कि एसडीजी गोल्स यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और वो लिस्ट आएगी, उसको नोट कर लीजिएगा। और एमडीजी का भी, एमडीजी गोल्स यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वो भी लिख कर याद कर लीजिएगा। और कितने से कितने कब किस वर्ष में लागू हुए और कब तक के लिए मान्य किए गए हैं, स्वीकृत किए गए लक्ष्य क्या है, वो भी आप देख लीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य था। तो प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो वो क्या था, कह रहा भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति। तो बिल्कुल आध्यात्मिक उन्नति था। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस था। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही मैं कह रहा था कि एमडीजी यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये भी आप जाके देख लीजिएगा स्टूडेंट। तो संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मुख्य रूप से किस पे केंद्रित है। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वो किस पे केंद्रित है, तो उसमें का एक है अत्यधिक गरीबी के मुद्दों को कम करना, ठीक है। तो ऑप्शन बी है। बाकी आप पूरा ये लिस्ट निकाल कर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से कभी कभी एक लक्ष्य देगा, कभी दूसरा देगा, कभी कुछ गायब रहेगा। तो उसको आप ध्यान से देख के वो करिएगा स्टूडेंट। बताने का बहुत टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबा ऑलरेडी हो रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सतत विकास के लिए मुख्य सिद्धांत है। तो सतत विकास के लिए मुख्य सिद्धांत क्या है स्टूडेंट, रटने और याद करने को प्रोत्साहित करना गलत, पर्यावरण शिक्षा को अन्य विषय से अलग करना ये भी गलत, एक सबको साथ, अंतर विषय और सिस्टम सोच को बढ़ावा देना। अंतर विषय मतलब सभी विषयों को मिला जुला कर एक नजरिए से समझना, यानी एक विषय का उपयोग दूसरे विषय में करना, एक विषय को समझने के लिए दूसरे विषय का उपयोग करना, यानी हर विषयों को जीवन के लिए उपयोगी बनाना। तो ये ठीक है, ठीक है। तो सतत, ये ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है सतत विकास के संदर्भ में वैश्विक नागरिकता शिक्षा, ठीक है, जीसीईडी की अवधारणा है। तो वही जीसीईडी ग्लोबल सिटीजनशिप, ठीक है। तो आप ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ईडी मतलब एजुकेशन, ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। तो ये कह रहा है कि इसकी अवधारणा क्या है, सतत विकास के संदर्भ में। तो स्टूडेंट ये क्या करता है, तो ये कह रहा है राज्य और प्रशासनिक प्रणाली में समन्वय। दूसरा कह रहा है वैश्विक परस्पर निर्भरता की समझ और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता को प्रोत्साहित करना। तो बिल्कुल ये बी वाला हमारा सही है स्टूडेंट, ठीक है। तो बी वाला राइट आंसर हमारा हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आंसर को वेरीफाई करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे आंसर आपको उसमें गलत मिलेंगे, ठीक है। तो बिना आंसर को क्रॉस चेक किए हुए मत जाइएगा, और यूपीएस देके या कोई क्वेश्चन बैंक देके मत कमेंट कर देगा सर ये आंसर दिया हुआ आप गलत बता रहे हैं, ठीक है। पहले जाके आप उसको सर्च करके अच्छे से आंसर पता करिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग आ जाते हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की संकल्पना की गई, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट की संकल्पना क्यों की गई, महिला पुरुष समानता के लिए, ये भी ठीक है। करा शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट चाइल्ड के डेथ रेट को कम करने के लिए ये भी ठीक है। मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार के लिए, ये भी ठीक है। और ऑल ऑफ दीज, तो ये उपयुक्त सभी रहेगा कि इन सबों को ध्यान में रख के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की स्थापना की गई। स्टूडेंट जो दोनों एमडीजी और एसडीजी दोनों को देख लीजिएगा, कब स्थापना की गई, वो लक्ष्य क्या है और कब तक उनका टारगेट है, ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। मानव संसाधन के विकास का प्रमुख अभिकरण है। तो इसमें प्रमुख अभिकरण को करा अर्थ, जनशक्ति, शिक्षा, रोजगार। तो मानव संसाधन के विकास में सबसे ज्यादा अर्थ यानी संपत्ति, धन आदमी तब कमा लेगा जब उसके पास शिक्षा रहेगी। शिक्षा रहेगी तो वो सब कुछ कर सकता है। तो ऑप्शन सी कि मानव संसाधन के विकास का प्रमुख अभिकरण शिक्षा है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है। तो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाला कारक भौगोलिक, जैविक यानी जियोग्राफिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल यानी सांस्कृतिक। तो ये सब है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल सोशल मोबिलिटी का स्रोत नहीं है।
तो ऊर्ध्वाधर गति सामाजिक गतिशीलता यानी वर्टिकल सोशल मोबिलिटी का सोर्स नहीं है। तो कह रहा है अप्रवास अप्रवास शिक्षण संस्थाएं, व्यवसायिक संगठन और राजनीति। तो नीचे के तो तीनों स्रोत है, लेकिन अप्रवास नहीं है, प्रवास है। ठीक है, तो इमिग्रेशन, ये जो मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू, एक देश से दूसरे देश को जो जाना होता है, तो ये ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन, सतत विकास से क्या अभिप्राय है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो। तो कह रहा है कि संसाधनों का कम दोहन करना। सतत विकास मतलब संसाधनों यानी जो आपके जो रिसोर्सेस है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इसका कम दोहन करना। ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन एक लक्ष्य चुनना पड़ेगा बस। संसाधनों का अत्यधिक दोहन, तो ये तो गलत हो गया। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संसाधनों का दोहन करना, यानी उनका उपयोग करना, तो ये तो ठीक लग रहा है। चौथा, संसाधनों को बिल्कुल दोहन नहीं करना, तो ये भी थोड़ा सा गलत है। जो है उसको बचा कुचा के चलना है, कम दोहन करना, और कम में भी कैसे, भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रख के दोहन करना, उसका उपयोग करना। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लिंग विभेद का कारण है। तो लिंग विभेद का क्या कारण है, जरा देख लेते हैं। जागरूकता में कमी, अशिक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक कुप्रथाएं, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट, जेंडर बायसनेस के ये सारे कारण है। इलिटरेसी यानी अशिक्षा, अवेयरनेस की कमी होना, और सामाजिक और सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस यानी जो बैड प्रैक्टिसेस है, कुप्रथाएं हैं, वो भी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक गतिशीलता का कौन सा सिद्धांत वेबर द्वारा दिया गया। तो वेबर सामाजिक गतिशीलता के कई सारे सिद्धांत है, जरा वो आप देखिएगा। तो वेबर का सिद्धांत पूछा है, ठीक है। तो स्टूडेंट, जब वेबर के सिद्धांत की हम बात करते हैं, तो थियरी ऑफ सोशल स्टेटस क्या दिया है, थियरी ऑफ सोशल स्टेटस, ठीक है। तो ये सामाजिक गतिशीलता का वेबर का सिद्धांत है, सामाजिक स्थिति का सिद्धांत, ठीक है, थियरी ऑफ सोशल स्टेटस, ये वेबर ने दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। तो शिक्षा, विकास, जनसंख्या वृद्धि और इकोनॉमिक वेलफेयर। तो आर्थिक विकास का सूचक शिक्षा से होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, शिक्षा अच्छी होगी, आर्थिक कल्याण, लोग धनी होंगे, लोगों के पास पैसे होंगे, ये सब सूचक है। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सूचक नहीं है। जनसंख्या बढ़े जा रही है, तो इससे आर्थिक विकास को ये नहीं दिखाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना नहीं है, ये जबकि ये सार्वभौमिक घटना होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं होती है। दूसरा कह रहा है एक व्यक्ति कानपुर से आकर गोरखपुर बस जाता है, यह गतिशीलता का एक उदाहरण है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ठीक है। तो स्टूडेंट, कौन सा सत्य है, तो उपरोक्त सभी सही है, उपरोक्त सभी, ठीक है, यह सब सही है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो आपका ये जो 43 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है सत्य है। तो स्टूडेंट कह रहा है सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौम घटना है। अगर बस ये हो जाए ना, नहीं हट जाए इसमें, तो स्टूडेंट ये सारे कथन सही है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन होता ही है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी सार्वभौमिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन और एक समान नहीं होता है, कभी ज्यादा कभी तेज, इसकी गति अलग अलग बदलती रहती है, ये भी ठीक है, और ये सारा चीज है। तो स्टूडेंट, अगर ऑप्शन ए को हटा देना तो सब सही है। अभी इसके हिसाब से तो आप समझ सकते हैं कि सब सही नहीं कहना चाहिए था, बस बी और सी होना चाहिए, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि, तो उसमें भी सही मैं बता दे रहा हूँ कि आपका अगर वो नहीं वाला है तो ये वाला सही और ये सही है, अगर वो घटना है बस अगर हो जाए तो तीनों सही है। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि आपको कौन सा टिक करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां पे हमको लग रहा है नहीं मिसप्रिंट है, और अगर इस तरह भी आ जाए तो आप डी ही लगाएंगे, क्योंकि आपको बी सी का ऑप्शन नहीं दिया है और एक से ज्यादा सही है, तो आप उसी के साथ जाएंगे। सामाजिक स्थिरीकरण का तात्पर्य है। तो सामाजिक स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो कह रहा है सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक न्याय, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक समानता। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब था सामाजिक असमानता, ठीक है। तो ये वाला जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्तरीकरण में असमानता होगी तभी तो स्तरीकरण होगा। धार्मिक शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई, इसको धार्मिक शिक्षा समिति की स्थापना 1944 में हुई। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किस दशा में सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है, जातियों की संख्या में वृद्धि होना, छोटे व्यापारी से उद्योगपति बन जाना, एक सैन्य द्वारा कैप्टन का प्राप्त करना, बैंक में चपरासी से क्लर्क बन जाना। तो ठीक है, तो स्टूडेंट कह रहा उदाहरण नहीं है, तो ये जो नीचे का 3 है ये तो उदाहरण है। जातियों की संख्या में वृद्धि होना ये सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ये उदाहरण नहीं बाकी उदाहरण है।
सामाजिक गतिशीलता का पद में बदल जाना, ऊपर पद का प्राप्त करने सब सामाजिक गतिशीलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुले समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का मुख्य आधार नहीं है? तो सामाजिक स्थिरीकरण का मुख्य आधार क्या नहीं है इसमें से? करा जाति, शिक्षा, कुशलता, योग्यता। तो जाति नहीं है। सामाजिक स्थिरीकरण को आप अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें उठाए गए हैं। स्टूडेंट महामैराथन के लिए भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा जरूर, और आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हो ये भी हमें बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? अनेकता में एकता की बात करें तो ये विचार जवाहरलाल नेहरू जी का दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। और स्टूडेंट इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन भारत एक खोज में दी थी। स्टूडेंट लास्ट दो क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, किसने कहा एक वर्ग स्वयं में एक समुदाय की रचना नहीं कर सकता? ठीक है, नहीं करवा सकता लिखा है, नहीं करवा सकता, तो ठीक है, तो एक वर्ग स्वयं एक समुदाय की स्थापना नहीं कर सकता, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। तो स्टूडेंट एक वर्ग जो है स्वयं एक समुदाय की रचना नहीं कर सकता, यानी अ क्लास डज नॉट इन इटसेल्फ कंस्टिट्यूट अ कम्युनिटी, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने ये दिया था, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के कितने प्रकार बताए? तो स्टूडेंट सेरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के 4 प्रकार बताए हैं। तो सेरोकिन, पैरेटो, इन लोगों को आप देख लीजिएगा सामाजिक गतिशीलता के लिए। और ये चारों क्या है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरजनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल। ठीक है, क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, अंतःपीढ़ीगत और अंतरपीढ़ीगत गतिशीलता। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन आपके लिए पूरे कवर किए। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक आपको आपकी एग्जामिनेशन के लिए माय डी यूनिवर्सिटी फैमिली की तरफ से गुड लक।